अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं और समाजी नौइयत के मामलात के ऊपर बात करना ख्याल ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे मामलात ज़ेर बहस आए जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से। यकीनन ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग पैगामात भेजते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त बात की जाती है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ इसके जवाब में कि सख्त बात कहना और सुनना इस वक्त ज़रूरी है। शायद हम लोग वो लोग बन चुके हैं जो सच कहना और सुनना नहीं चाहते, और यही वजह है कि जब सच बताया जाता है या कहा जाता है तो बहुत ज़्यादा नागवारी होती है। तो यकीनन इन तमाम मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अपने दाई एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में इस्लाह की जाए उन तमाम मामलात के हवाले से जो आज तक शायद हमें समझ नहीं आए हैं। जब भी कभी बात की जाती है, अभी मैं देख रहा था एक बड़ा इत्तेफाक है कि पंजाब में मोटरसाइकिल पे हेलमेट के हवाले से सख्ती की जा रही है। तो बड़ी दिलचस्प राय होती है जब लोगों को रोका जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि वो हेलमेट क्यों नहीं पहनते। 10,000 बहाने उसके लिए किए जाते हैं, 10,000 मुख्तलिफ़ किस्म की बातें लोग कर रहे हैं और किसी के पास कोई माकूल वजह नहीं है इसको ना पहनने की। और वो बेचारा जो माइक लेकर अदाकारी करता है रिपोर्टर की, वो उनसे बार बार पूछता है कि ये अगर फ़ैसला किया जा रहा है तो इसमें फ़ायदा किसका है, तो उसको भी कोई जवाब नहीं मिलता। तो आजकल सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इन मामलात पे बहुत पहले और बहुत दफ़ा इस मामले पर गुफ्तगू कर चुके हैं कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। ये जो हादसात होते हैं, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स कर चुके हैं आगाही के हवाले से। जो बड़े शहर हैं, गुंजानाबाद इलाके समझे जाते हैं, वहाँ पर जो हादसात होते हैं इसमें बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है और वजह यही है कि एहतियात नहीं की जाती और हमारे यहाँ क्योंकि क़वानीन का नफाज नहीं हो सका है, इस वजह से इन हादसात की शरह में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इजाफ़ा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक अजीब सी बेचैनी इस पूरे ख़ित्ते में बसने वाले लोगों में पाई जाती है। जिस जगह भी आप नज़र दौड़ाएं आपको हर शख्स जल्दी में नज़र आता है। और बड़ी अजीब बात है कि जल्दी आखिर है किस चीज़ की। अगर जिस हिसाब से हमें जल्दी मालूम होती है कि हमें है, तो इस हिसाब से हमें दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम होना चाहिए था। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हम दुनिया में शायद इतने नीचे चले गए हैं कि अब शायद हमें अपनी पहचान बनाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये जल्दी जो है ये न जाने हमें किस तरफ लेके जा रही है। और जब ये बात समझाने की कोशिश की जाती है तो फिर जवाबात ऐसे ही मिलते हैं जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले तस्करा किया। आजकल तो हर शख्स अदाकारी कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्टें करने की, रिपोर्टर बनने की। तो वो माइक लेके हर जगह खड़ा है, लोगों से पूछ रहा है, तो उनकी आरा फिर आपके सामने आती है। तो ये इस वक्त हमारी मजमूई सूरत हाल है। और इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं जिसमें मौशी मसाइल हैं उसके ऊपर बात करते हैं और दीगर मामलात पे ख़ास तौर पे अहम मवाक़ों के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम ख़ास तौर पे लिए आपके लिए लेकर आते हैं K21 न्यूज़ के ऊपर। माह मुहर्रम के हवाले से भी जो खुसूसी हमारी नशरियात है उसका सिलसिला भी जारी है K21 न्यूज़ के ऊपर। हर साल की तरह इस दफ़ा भी आप खुसूसी प्रोग्राम्स देख रहे हैं। यौम आशूर के हवाले से बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम जो है वो आपके लिए मुरतब किए गए हैं। आप उसको ज़रूर देखें और अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं आज प्रोग्राम में यकीनन ज़ेर बहस आएंगे। ख़ास तौर पे जो सवालात पिछली नशिस्त हमारी रही थी जिसमें हमने रियल इस्टेट के हवाले से कुछ बातें की थी, तो पैगामात बहुत सारे थे, तो इसलिए ज़रूरी था कि आज एक दफ़ा फिर इसको मौजूद बहस बनाया जाए, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए इन मामलात के ऊपर। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर आज
मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। सैयद रोशन अली वारसी साहब आज हमारे मेहमान हैं, CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची के। इससे पहले आप हमारे साथ प्रोग्राम्स में उन्हें देखते आए हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, समाजी मामलात के ऊपर, सियासी मामलात के ऊपर, और ख़ास तौर पर कारोबारी हल्के के जो मसाइल हैं इस हवाले से गुफ्तगू होती है, और उसमें भी सरफहरिस्त जो रियल इस्टेट का शोबा है उस पर। तो मैं रोशन साहब को खुशामदीद दूँगा। रोशन साहब बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पिछली जो नशिस्त हमारी रही थी उसमें बहुत सारे सवालात थे जिसके जवाबात लोग अभी भी जानना चाहते हैं। आपने रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से निशानदेही की। कुछ देर पहले यही बात हो रही थी प्रोग्राम के आगाज़ से कबल कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अब मुल्क में तरक्की कैसे लाई जाए उसके लिए पॉलिसियों को नरम करने की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लगता ऐसा है कि किसी भी शोबे की तरफ नज़र उठा के देखें, हुकूमत की कोशिश है कि इसको किसी तरह दबाया जाए और उसका वो हल किया जाए कि यहाँ से लोग काम छोड़ के दूसरी तरफ चले जाएं। क्या आपको भी ऐसी सूरत हाल का सामना है? मैं चाहूँगा ज़रा इससे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर बेटा बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया हमें। आपका शुक्रिया। और मईशत की तो खैर बात करते हुए अब तो बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि मईशत का हाल सबको पता है, मगर उम्मीद फिर भी बाकी है जी। ये मैं कहूँगा कि जैसे चले जो चीज़ें चल रही हैं उसको कम से कम जो ख़राब हो गई है जिस तरीके से चल रही है उसको चलने दें, मज़ीद उसको ना ख़राब करें, बचा लें उसको, क्योंकि जब बचेगा तो फिर वो बेहतरी भी आ जाएगी। मगर उसको मज़ीद अगर ऐसे कानून, ऐसे कवानीन बनाना शुरू कर दें कि मज़ीद अगर ख़राबी पैदा हो जाएगी तो फिर वो उसको सही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यकीनन। अब मेरा इशारा जो है वो ऐसा है कि जैसे अभी रियल इस्टेट है, अब रियल इस्टेट में आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 1 जुलाई 2022 में एक कानून बना था कि डीम रेंटल टैक्स जो है ना वो एक लागू हुआ था। ठीक है। तो लोग उस वक्त बड़े परेशान हो गए थे कि ये क्या चीज़ है। खैर लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया, लोगों ने पेमेंट भी कर दी। जब लास्ट ईयर जब रिटर्न दाखिल हुई तो उसमें लोगों ने पेमेंट कर दी। डीम रेंटल टैक्स के मद में जो भी एक मकान और एक कारोबार है उसमें, उसके अलावा अगर 2.5 करोड़ से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी तो उसमें 1% उसके ऊपर 1% दे के डीम रेंटल टैक्स उसका अपने गोशवारे भी जमा करा सकते हैं। लोगों ने कर दिए, कुछ लोगों ने नहीं जमा किए क्योंकि कन्फ्यूजन थी। तो अब 1 जुलाई 2023 में एक नई चीज़ आ गई कि आप फॉर्म ए लेकर आए। जी। अब मुझे बताएं, अभी तो वही चीज़ सही नहीं हुई थी कि ये क्या चीज़ है, उसको अल्लाह अल्लाह करके सही करके लोगों ने फैसला किया चलो भाई इसको भरना ज़रूरी है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि पहले 2% था हमारा एडवांस टैक्स, अब और एक गेन टैक्स हमारा 2% था, उसको 3% कर दिया। फिर उसके बाद अपने डीम रेंटल टैक्स लगा दिया। इस साल अब अपने फॉर्म ए इंट्रोड्यूस करा दिया 7E के नाम से। अब मुझे बताएं कि ये तो मजीद आप जो है ना उसको कॉम्प्लिकेशन करते चले जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब वो कारोबार को लोग या जैसे कारोबारी लोग जो है उसको मजीद सही करने की तरफ जाते हैं तो एक नया बम आ जाता है, तो वो फिर और ख़राबी की तरफ चली जाती है। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 7E की मद में जो फॉर्म ए जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है उसको फिलफोर ख़त्म करें, इसके ऊपर फौरी तौर पर फैसला करें। क्योंकि अब पहले ये होता था कि आपका सेलर परचेजर दोनों मौजूद हैं, गए ट्रांसफ़र करवाया, अब ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो वो कहते हैं फॉर्म ए लेकर आओ। ठीक है। अब फॉर्म ए की नई कंडीशन डाल दी। आपका सारा जो इनकम टैक्स लॉयर का काम था वो लास्ट ईयर ख़त्म हो गया। अब फॉर्म ए के लिए दोबारा हम लॉयर के पास जा रहे हैं। अब लॉयर को कहते हैं फॉर्म ए दे दो, वो कहता है अच्छा ठीक है आपकी फ़ाइल खोलनी पड़ेगी, वो कहते हैं आपका तो ऑडिट होगा। अब नया धंधा शुरू हो गया। अब पता है इस तरीके से तो काम तो नहीं होगा। काम करने के लिए आप उनके लिए उनको सहूलत फराहम करें तो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पैसा तो वैसे ही नहीं इन्वेस्ट हो रहा, मगर जो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसको मजीद ना रोकें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। पहली फुर्सत में इसको आप ख़त्म करें ये फॉर्म ए वाली जो कंडीशन है, क्योंकि अभी ये नया अभी 10 दिन हुए हैं। अब 10-15 दिन के अंदर जैसे लोग ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में तो वो कहते हैं कि फॉर्म ए लेकर आए। अब फॉर्म ए की सज़ा उसको भी मिल रही है जिसने कि अपना टैक्स भर दिया पिछले साल, जितने नहीं भरा चले उसके ऊपर तो लागू होता है कि जाए भाई आप लेकर आए अपने पिछले साल जो है ना डीम रेंटल टैक्स नहीं भरा था तो आपको, अब आपके पास सिस्टम मौजूद है, सिस्टम के अंदर आप डालें वो प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी की डिटेल डालें, आपके पास आ जाएगा कि भाई इन्होंने डीम रेंटल टैक्स भरा हुआ या नहीं भरा हुआ। तो
आप उस आदमी को तंग ना करें जितने भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो भर चुका है, भर वो चुका तो है। लाइन में लग लग के पिछले साल सारे धक्के खा खा कर उसने ये काम तो कंप्लीट कर लिया। जी। अब जिन्होंने नहीं किया उसको आप कहेंगे भाई आपका डीम रेंटल टैक्स भरा हुआ नहीं है, लिहाजा आप फॉर्म ए लेकर आए, तो उसका तो हक बनता है क्योंकि उसने नहीं भरा, उसको लेकर आपने आएगा। सही कहा, बिल्कुल मगर ऐसा ही इस मरतबा वो भी लोग जा रहे हैं जो भर चुके हैं, जी। उनको क्यों लाया जा रहा है फॉर्म ए के लिए, ये मेरा सवाल है। तो इसका मैं जवाब चाहता हूँ कि इसका मुझे मुतमईन कर दें कि क्या, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हैं, बिल्कुल ठीक बहुत है। परेशान है कि अब वो लोगों की ट्रांजेक्शनें रुकी हुई हैं कि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों की शादी करनी है, कोई प्रॉपर्टी बेच के वो इस चक्कर में फंस गए। बिल्कुल ऐसा अब ही वो है। पैसे लेने जाओ तो वो पहले वकील के पास जाओ, वकील एक फॉर्म ए के लिए बोलता भाई मैं पता अब इस करूँगा चक्कर अफसर में तो से। हेरिटेंस के केसेस जो पड़े हुए हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उनमें आ जाएगी अगर ट्रांसफ़र दर ट्रांसफ़र होते रहेंगे या टैक्सेस ओवर टैक्सेस लगते चले जाएंगे। उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। और ये हमारे लोग जो हैं वो बड़ी बदकिस्मती है, इससे जुड़े जितने लोग हैं या मुक़न्नना या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। कानून नाफिज करने वाले वो तो खैर इसमें कोई वो नहीं है, वो तो सिर्फ कमीशन की हद तक हैं। लेकिन ये कि जो पॉलिसी साज हैं उनको इस बारे में जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि इसको कैसे आसान और सहल बनाया जाए। क्योंकि अभी अदालतों के अंदर भी जो मुकदमात हैं जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हैं वो बड़ी तादाद है उसमें केसेस की। अब मैं क्या तस्करा इसका करूं, तो सबसे ज़्यादा केसेस इसी हवाले से हैं। हम तो ये हमेशा बैठ के सोचते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि मसाइल से बाहर निकलें, इन केसेस के फैसले हों। अब इतनी पेचीदगियाँ आएंगी, कौन फिर इस तरफ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, रोशन साहब मैं चाहूँगा ज़रा इसकी भी वजाहत हो जाए। एक बात जो हमेशा सुनते आए हैं कि वो ब्लैक मनी पार्क हो रही है रियल एस्टेट के शोबे के अंदर, उसको भी बचाने की ज़रूरत है, उसके लिए भी पॉलिसीज़ को स्ट्रिंजेंट बनाना ज़रूरी है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? और ये ख़ास तौर पे टैक्सेस ओवर टैक्सेस, ये तो किसी भी शोबे में अगर आप लगाएंगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा। कैसे इससे बचा जाए, सवाल ये पैदा होता है। देखिए बचाना तो पड़ेगा, तबाही तो नहीं देख सकते हम लोग। बिल्कुल ठीक हम है। तो आवाज़ उठाते रहेंगे, हम आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे और प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी आवाज़ उठाएंगे, बताएंगे कि ये गलत हो रहा है, इसको सही करें, जी क्योंकि ये मुल्क हमारा भी है, आपका भी बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा, पॉलिसी मेकर जो है वो तो पॉलिसी बनाते हैं, मगर उसका इफेक्ट किसके ऊपर है? जो जिसके ऊपर इफेक्ट होता है वो तो बात करेगा ना। जी मतलब मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी मेकर जो है वो वही लोग हैं जो कि कुछ अरसे के लिए आते हैं, पॉलिसी बना के चले जाते हैं। अच्छा, उनको तो पता होता है कि हमने जाना है। मेरा ख्याल में जिन्होंने यहाँ रहना है अल्हम्दुलिल्लाह वो है हमारे पाक अफवाज जो है, उनको चाहिए कि वो बीच में इंटरफेयर करके अपने मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा गलत काम हो रहा हो तो उनको समझाएं कि भाई ये काम गलत है, इससे हमारी मईशत तबाह हो जाएगी, मईशत के अंदर बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, तो लिहाजा इसको थोड़ा सा इस तरीके से नहीं, इस डायरेक्शन में लेकर आए। क्योंकि वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए जहाँ भी कोई डिज़ास्टर होता है तो ये पाक अफवाज हमेशा, पाक आर्मी हमारी हमेशा आती है, मदद करती है। तो इसको भी डिज़ास्टर समझ के इसके ऊपर भी काम करें, इसमें भी बहुत अच्छी बात नज़रसानी आपने करें। कही, ये भी डिज़ास्टर ही है। और ये डिज़ास्टर के लिए जैसे हर चीज़ में आपने तस्करा किया कि फ़ौज जो है वो पेश पेश रहती है, तो ये जो मौशी मामलात हैं इसके भी लोगों की नज़रें जो है उन्हीं की तरफ है। अच्छा, ये फेयर वैल्यू के हवाले से भी बड़े क्वेश्चंस हमारे यहाँ होते हैं कि प्रॉपर्टी के जो असल वैल्यू है वो कुछ और है, डॉक्यूमेंट्स कुछ और शो कर रहे होते हैं, ऐड जब लगता है तो कुछ और आता है। ये इसको कैसे ठीक किया जाए और फेयर वैल्यू प्राइस अगर सही मेंशन की जाए तो क्या इसमें कोई फ़ायदा हो सकता है? इसको चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने। देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना, हमारे यहाँ जो दो वैल्यू है, एक फेयर मार्केट वैल्यू है और एक जो है वो एफबीआर वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू अगर हो जाएगी तो यकीन मानिए ये हमारी अनडॉक्यूमेंटेड जो मनी है ना वो उसका मसला ही ख़त्म हो जाएगा। आपको जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करवाएंगे उसका आप पे ऑर्डर बनवाएं अपना, उसके हिसाब से एक टैक्स फिक्स कर दें कि भाई इस कैटेगरी का ये टैक्स है, उसका टैक्स ले लें। आपको तो टैक्स ही चाहिए ना। ये दो वैल्यू क्यों है? ये दो वैल्यू में बड़े मसले हैं। मतलब एफबीआर वैल्यू के हिसाब से हम करते हैं बहुत, कभी कभार तो ये भी होता है कि अगर एफबीआर वैल्यू अगर वो प्रॉपर्टी से ज़्यादा है जी और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो अब उस सूरत के अंदर वो कैसे पे ऑर्डर बनाएगा दादा का? बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एफबीआर वैल्यू 50 लाख रुपए है, तो आप मुझे बताएं कि वो 50 लाख वाला जो है 50 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी है और प्रॉपर्टी की जो एफबीआर वैल्यू उसकी 1 करोड़ है, तो वो तो 50 लाख उसको देने हैं, वो 1 करोड़ पे क्यों देगा? और 1 करोड़ नहीं देगा तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, उसकी ट्रांसफर नहीं हो सकती प्रॉपर्टी। एफबीआर में भी उसको शो करना है। अब एफबीआर में क्या शो करेगा कि मैंने 1 करोड़ की खरीदी, गलत हो गया। बिल्कुल ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट ही गलत है कि मतलब वहाँ की एफबीआर वैल्यू 1 करोड़ है, फिजिकली प्रॉपर्टी जो है ना वो 50 लाख रुपए की है। तो इसके लिए एफबीआर वैल्यू को ख़त्म करके आप फेयर मार्केट वैल्यू पे जाएं और अपना जो टैक्स कलेक्शन के लिए जो आपके टैक्सेस हैं उसको बहुत नॉर्मल करें
कि लोग जो है ना इजीली उसकी ट्रांसफ़र कर सकें, आपको रेवेन्यू मिलेगा, आपका रेवेन्यू मिलेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल में ये फेयर मार्केट वैल्यू की तरफ जो है ना इनको जाना चाहिए। तो इसमें जो ब्लैक मनी जैसा आपने कहा, तो वो तो मैं उसको अनडॉक्यूमेंटेड मनी कह सकता बिल्कुल हूँ सही है, बिल्कुल कि सही भाई है। हमारे उसको, यहाँ तो यही इस्तेलाह है, बिल्कुल ऐसा ही जी है। वो हकीकत तो ब्लैक मनी है। हकीकत हकीकत तो वही है। बिल्कुल अब ठीक है। ये कि उसको आप वो कम से कम सीधा करें, तो ग्रेजुअली सीधा करना शुरू कर दें, ये सब चीज़ें सीधी हो जाएंगी। सीधी हो देखिए, सकती है। हम तो बोलते रहेंगे सीधा करने के लिए, और इंशाल्लाह आप देखिएगा एक दिन सीधा हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा वो वक्त आएगा। अब ये थोड़ी सी बात हो जाए कि हमारे यहाँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा पेचीदा बनाया जाता है, बहुत सारी इम्प्लिकेशंस उसमें होती हैं। पूरी दुनिया में चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है और मेक श्योर करते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत सारे मामला को हल किया जाए, ताकि काम जल्दी हो सके और ट्रांसफ़र का काम जो है वो आसान हो सके और दीगर मामला भी इससे जुड़े हैं वो वन विंडो ऑपरेशन के तहत हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। आपने जैसे भी बताया फॉर्म ए के हवाले से, अब बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं, टैक्सेशन के हवाले से भी जब हम बात करते हैं तो कोई भी फॉर्म है, अगर कोई फाइलर बनना चाहता है वो खुद उसको नहीं फाइल कर सकेगा, इतने पेचीदा उसके अंदर जो है क्लॉजेस शामिल है। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि ये कैसे इसको यकीनी बनाया जाए और इसकी ज़रूरत कितनी है वन विंडो ऑपरेशन की? देखो, दुनिया में जहाँ पे आपको पैसे मिल रहे होते हैं ना, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया जाता बिल्कुल है ऐसा ही, आपने सही कहा। कि आपके पास आपको तो पैसे आ रहे हैं। मुझे पता है यासिर साहब से मैंने पैसे लेने, मेरा इंटरेस्ट ये है कि हमारे मुल्क में पैसा आ रहा है। असल ये है कि हम मुल्क को अपना मुल्क समझेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि मुल्क में पैसा आ रहा है, लिहाजा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल ठीक है। मेरी अपनी ज़ाती फैक्ट्री, ज़ाती कंपनी होगी, तो वो वन विंडो ऑपरेशन होगा, क्योंकि मैंने सारे पैसे एक ही जगह पर लेने, उनको बिल्कुल ठीक सहूलत है। भी देनी है। मगर जब गवर्नमेंट का काम आता है तो वो उनकी जेब में नहीं जा रहा होता लोगों के, तो लिहाजा वो उस वक्त तो वो वन विंडो ऑपरेशन की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। उसके लिए धक्के खाता पैसे देने वाला, मतलब पैसे दे भी रहा है और धक्के भी खा रहा है। बिल्कुल ठीक अब है। एक प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए आपको कम से कम 15 दिन चाहिए। हम्म, हम्म, मतलब आप आज पेपर जमा कराएं, स्क्रूटनी करेंगे, फिर उसके बाद वो पेपर जमा हो गया तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्शन है उसको क्लियर कराने जाएं, जो ऑब्जेक्शन क्लियर कराने जाते हैं तो उसके लिए आपको पहले कहीं और जाना पड़ेगा, उसकी स्टैंप लगवानी पड़ेगी, फिर पेपर जमा करने पड़ेंगे, फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट वहाँ से मिलेगा, फिर उसके बाद पेपर लेकर आते हैं तो फिर आपको अकाउंट में जाकर पेपर पैसे पे आर्डर जमा करने पड़ेंगे। पे आर्डर जब क्लियर होंगे तो 2 दिन के बाद आपको उसकी स्लिप मिलेगी, टोकन मिलेगा। मतलब ये तो इतना लंबा चौड़ा एक उसका काम है कि प्लॉट लेने वाला सोचता है इससे तो बेहतर है कि कुछ और ले ले, कुछ और ले प्लॉट ही लें। ना ले। बिल्कुल सही है, गाड़ी खरीद के पैसे जो है अपने बराबर करें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ है। अच्छा जी, अब ये जो प्रॉपर्टी की जो पेमेंट है इसके हवाले से, अब पेमेंट का तरीकाकार हमारे यहाँ इस कदर कोई पेचीदा है, क्या उसको बताया जाए? अब लोग कुछ कैश पेमेंट को प्रेफर करते हैं, आपको पता है उसका तरीकाकार, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अभी बात हो रही है थ्रू बैंकिंग चैनल ही सब जगह होता है। लेकिन अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप 50,000 रुपये भी विड्रॉ करा रहे हैं, टैक्स लग रहे हैं उसके ऊपर और आपने वो लगा दिया है, तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? इसको कैसे सिंप्लीफाई करें इस सिस्टम को भी? देखिए, अगर कैश वाला काम है तो फिर तो सिंपली आप अगर फाइलर बन जाते हैं, फाइलर बन जाते हैं तो फिर तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। अगर बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो मेरा ख्याल में लोगों को फाइलर होने की ज़रूरत है। ठीक है। लोग ये समझते हैं कि हम फाइलर होंगे तो हमें नुकसान होगा। मैं समझता हूँ फाइलर होने में फ़ायदा है। फाइलर होने में हर जगह जगह पे फ़ायदा है, क्योंकि टैक्स तो वो हर कदम कदम पे दे रहा है, डेली दे रहा है, मगर वो छुपा क्यों रहा है? भाई वो लोग असल में डरे हुए कि यार एफबीआर में ना आ जाए, एफबीआर में। मैं समझता हूँ एफबीआर में आने के बाद आपका बहुत फ़ायदा है। आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको बहुत उसका फ़ायदा होता है। आप किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा लगाने जाते हैं, अगर आप टैक्स फाइलर हैं, अगर आप अपना पासपोर्ट देते हैं तो वो सबसे पहले देखता है कि आप रिटर्न जमा कराते हैं नहीं जमा कराते। फाइलर हैं, उसको अच्छा शहरी समझा जाता है, उसको वीज़े भी लगा देते हैं। मगर लोग डरते हैं, एजुकेशन की भी कमी है। आप देखें कितना लोगों के पास कदम कदम पे कितना टैक्स लोग दे रहे हैं। अगर वो कैलकुलेट करके वही अगर अपना जमा करा दे साल में, सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये वकील को देने पड़ेंगे, दे के आप जो ना फाइलर बन जाए, आपको ये जो 18%, 10%, 8% जो टैक्स देना पड़ता है एक्स्ट्रा, वो नहीं देना पड़ेगा। जो डेली बेसिस पे जो पैसे विड्रॉ करते हैं उसमें 0.6% आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो नहीं देने पड़ेंगे। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं उसके। सिर्फ क्या है कि लोग बनना नहीं चाहते, उसकी वजह मुझे भी समझ में नहीं आ रही। नहीं, उसकी वजह तो जैसे ये है ना कि अब इदारा जो आपने बना रखा है, अब चलें खुलकर बात कर लेते हैं, उस इदारे के अंदर क्या होता है जब कोई फाइलर बनने के लिए जाता है, उसको कैसे वेलकम किया जाता है, कैसे उसको बताया जाता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने। मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उसको पहले इतना उसको घुमाया जाएगा कि वो खुद परेशान हो जाएगा कि मैं टैक्स देने के लिए आया हूँ कि मुझे उस पर भी जो है वो ज़लीलो ख्वार करवा रहे हैं, क्योंकि मिजाज है हमारे कौमी इदारों के अंदर इसी तरह की वो होती है। और उसके बाद फिर वो वकील हायर करेगा, उनका बताया हुआ, फिर जाएगा वो फाइलर बनेगा,
फिर जिस किस्म का फॉर्म है, जो उसमें चीज़ें लिखी हैं, वो माशाल्लाह अब तो ये भी पूछ लेते हैं कि क्या मैं बताऊं कि वो ऐसी ऐसी उसके अंदर डिक्लेरेशन आपको डालनी पड़ती है कि आदमी सोचता है कि यार इसका मेरी इनकम से ताल्लुक़ क्या है जो आप इसमें मुझसे पूछ रहे हैं। और फिर जनाब और बहुत सारे मामलात हैं। तो ये क्योंकि मामला इतना आसान नहीं है, और फिर माशाल्लाह जो इदारे में बैठे हुए लोग हैं, वो एक चेयरमैन थे, वो अक्सर आजकल टीवी पे आपको नज़र आते हैं, वो हर जगह मुंह फाड़ के ये स्टेटमेंट देते हैं, और बात उनकी सही भी है कि वो जितने भी इसमें 22,000 मुलाजमीन हैं, ये उनके ज़बानी में बता रहा हूँ कि सारे के सारे करप्ट हैं, अगर इनको हटा दिया जाए तो ये इदारा ठीक हो जाएगा। ये उनके अल्फाज हैं जो चेयरमैन होकर गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो साबिक चेयरमैन है वो ये बात इनके लिए कह रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इदारे की कारकर्दगी क्या होगी। तो यही वजह है कि जो टैक्सेस की आपने अभी तस्करा किया है, लोग इसलिए इन इदारों से दूर भागते हैं। और फिर वो जो आपका मिजाज है, अंदाज़ है, वो हर किसी को यहाँ पे शौक़ है थानेदार बनने का। जो शख्स उसके पास आएगा उससे बदतमीज़ी से बात करना, उसको बात बात पे नोटिस सर्व करना, फिर उसके पीछे और दीगर मामला आपको पता है, कारोबारी अगर हल्के से ताल्लुक़ उसका है या वाबस्ता है किसी कारोबार से, तो फिर दर्जन अथॉरिटीज़ उसके दरवाजे पे खड़ी होंगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो कैसे फिर लोगों को मोटिवेट करें, यहाँ बैठ कर बताएँ उनको कि आप टैक्स फाइलर बने, कैसे ये मुमकिन हो, फरमाइए। यासिर, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि देखिए इदारे तो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि भाई आप आएँ, आपको सहूलत मिलेगी तो फिर आप फाइलर बने। अगर आप परेशान करेंगे तो लोग तो भागेंगे, और ख़ास तौर पे वो लोग तो ज़्यादा भागेंगे जो कि कारोबारी भी नहीं है जी, और जो जिनकी नॉलेज भी इतनी ज़्यादा नहीं बिल्कुल है, तो ठीक है। उनको तो एक खौफ पैदा हो गया। फिर जबकि एक इदारे का चेयरमैन खुद आके कह रहा है कि भाई ये तो हमारे करप्शन है, तो फिर तो लोग वैसे ही डर जाएंगे। बिल्कुल तो ऐसा मेरा ख्याल में इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल ऐसा ये कोई ना कोई तो इसमें एक्शन ले, आके टीवी पे स्पीच करे, लोगों को एतमाद दे के भाई अब ऐसा नहीं होगा, हम बिल्कुल आपके साथ ताउन करेंगे, वन विंडो ऑपरेशन होगा, आपको कहीं पे कोई परेशानी होती है तो इस नंबर पे आप टेलीफोन करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अब कंप्लेन दर्ज कराने वाला भी डरता है कि कल फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन सबसे ना हो पहले जाए। उसी को उठाते हैं जिसने कंप्लेन जी दर्ज कराई होगी। तो ये भी हमारा मिजाज है। अब जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम स्टॉक मार्केट के हवाले से प्रोग्राम करते थे, अवेयर करते थे लोगों को, 24 करोड़ की आबादी के अंदर मुश्किल से 1.5 लाख लोग नहीं है जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। एक साहब आए, उन्होंने पूछा जनाब कि आप स्टॉक मार्केट के हवाले से क्या कहेंगे, अकाउंट बनाना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए? हमने कहा बिल्कुल करनी चाहिए। जब वो गए वहाँ पे अकाउंट खुलवाने के लिए, वो उसी वक्त वापस आ गए। उन्होंने तौबा की, उन्होंने कहा जिस किस्म के फॉर्म हैं, ये जो फॉर्म फिल करने के लिए दे रहे हैं, मैं आधी ज़िंदगी इस फॉर्म को समझने में और फिल करने में गुजार दूंगा, तब भी मैं इसमें अकाउंट नहीं खुलवा सकूँगा। ये सूरत हाल है। जब ये मामलात होते हैं तो फिर वहाँ कारोबार नहीं होते, फिर वहाँ से लोग पैसा दुबई जाता है, फिर बांग्लादेश जाता है, और दीगर कोलंबो भी जाता है, और भी खैर नाम लूँगा तो मसला हो जाएगा। जगह जाता है। लेकिन ये है चक्कर अब सारी सूरत हाल। तो ये हैराने के आज तक बड़े बड़े दावे करते हैं, इससे पहले जो हुकूमत आई है, उससे पहले आई है, उससे पहले, तो तैयारी नहीं है किसी को काम करने दें। ये यहाँ पर जो है वो कोई इस तरह का वो हो सके, सिलसिला चल सके। ब्रेक के लिए कह दिया गया है हुजूर, एक ब्रेक आपकी इजाज़त से ले लेता हूँ, ठीक है। इस मामले में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ रियल एस्टेट के शोबे के हवाले से और टैक्सेस के निज़ाम के हवाले से। इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना निज़ाम ऐसा है, ना इदारे की कारकर्दगी ऐसी है जिसके ऊपर बात की जाए। और बड़ा कभी कभार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस कदर सख्त ये रेस है इदारों की। अगर कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए, ख्याल ये करते हैं कि कौन सा बदतरीन पाकिस्तान में इदारा है कारकर्दगी के हवाले से। या सिंध के अंदर ही अगर आप देख लें, जो SPCA और ये इस तरह के और दीगर इदारे हैं, एक रेस लगी हुई है कि कौन किसकी कारकर्दगी सबसे ज़्यादा बदतरीन है। तो एक दूसरे से सब आगे निकलने के जो है वो चक्कर में रहते हैं, और नतीजा फिर यही निकलता है। जैसा भी हम रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से बात कर रहे हैं, अब तामीरात के शोबे के हवाले से बात हो रही है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। शहर कराची में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, और इदारे का जो भी सरबराह जिसको लगाया जाता है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के करप्शन के स्कैंडल तो उसके सामने आते हैं, लेकिन नतीजा उसका सिफर ही रहता है। और ये कोई नई बात नहीं है। ख़ासतौर पे यहाँ पे जो सिंध हुकूमत है माशाल्लाह, जब से ये चार्ज इन्होंने लिया है, अभी इससे पहले भी गो के चार्ज उन्हीं के पास था, लेकिन 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और इदारे का नाम जैसे ही तब्दील किया गया, आप देखें उसकी करप्शन की जो दास्तानें ज़बान ज़द-ए-आम है, जगह जगह आपको नज़र आएंगी। शहर कराची चीख चीख कर बता रहा है कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो ये इदारे ही हैं जिनकी अभी बात हो रही है। तो ये टैक्सेस का इदारा हो, FBR हो, या जितने भी इदारे हैं, सबकी कारकर्दगी आपके सामने है।
तो ये सर सूरत हाल है, ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है और हमेशा हम खुलकर बात करते हैं, हमेशा ये बात करते रहेंगे कि यही कुछ सूरत हाल है जिसकी वजह से ये जो मौशी मामला थे आज इस नहज तक पहुँच चुके हैं। तो कैसे आप सुधार लाएँ? अब दूसरी तरफ आप हुकूमत की बात करें, अभी भी बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है और पाकिस्तान में तो खैर मईशत की सारी किताबें हमने जला दी क्योंकि वो तो कुछ यहाँ पे काम आना नहीं है, लेकिन पढ़ते ये थे कि जब भी गैर यकीनी की सूरत हाल हो, कारोबार के लिए सबसे मोहलिक चीज़ जो है वो यही साबित होती है कि आपको नहीं पता होगा कि आने वाला वक्त क्या लेकर आ रहा है या क्या कुछ दिखाने वाला है। अभी फरमाइए कि सबसे पहला जहाँ पे जाते हैं सवाल यही है, इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, जिसके पास भी जाए, इवन ये कि थोड़ी सी तबीयत में बोझलपन था, कुछ खस्तगी, डॉक्टर के पास गया, उसने नब्ज़ पकड़ते ही पूछा कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। मैंने कहा भाई इसमें तो आपको नहीं पता चलेगा, तो मैं ही आपको बताऊँगा। तो ये सर सूरत हाल है, ज़रा फरमाइएगा क्या इस हवाले से आपका तज्जिया है? जी। यासिर, ये जो मुल्क है ना, ये इस मुल्क ने हमारे तमाम लोगों को इज़्ज़त दी है और यकीन माने जैसे जैसे हालात ख़राब भी हुए मगर इस मुल्क ने लोगों की खिदमत की है। बिल्कुल। लोगों को पैसा दिया, लोगों को गाड़ियाँ दी, लोगों को इज़्ज़त दी, लोगों को रोज़गार दिया, लोगों को पेड़ भर के फ्रूट मिला, खाने को चीज़ें मिली। ये दुनिया में ये चीज़ें मैसर नहीं है जो हमारे पास है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो हमारे जो लीडरान हैं इनको चाहिए कि कम अज़ कम इसको कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि लोगों का भी सोचें। या गरीब लोग भी रहते हैं इस मुल्क के अंदर, गरीब लोगों के हाल बहुत बुरे हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, वो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, बड़े हालात उनके ख़राब हैं। कम अज़ कम आप देखें कि सबसे बड़ा जो रोज़गार का जो ज़रिया है ना वो आपका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के बाद अगर सबसे बड़ा जो रोज़गार है ना वो हमारी रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ आपकी तकरीबन तकरीबन 100 अलाइड इंडस्ट्री जो है जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि कोई करोड़ों लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है। आप उसका कारोबार बिल्कुल अगर रियल इस्टेट इंडस्ट्री को या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर बिल्कुल बंद कर देंगे तो इसका मतलब करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लेंगे। बिल्कुल ऐसा आप गलती पे गलती किए चले जा रहे हैं। आप किसी IMF की बात मान के एक IMF की बात मानते हैं, 25 करोड़ आवाम की बात नहीं सोचते। बिल्कुल ऐसा ही। आप सोचें कि अगर तुम उसका इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाते चले जाएंगे, लोग अपनी सरमाएकारी वहाँ से निकाल के, इंडस्ट्री से निकाल के बैंकों में रखेंगे। बहुत ईजी मनी है मगर ये हल नहीं है। आप रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं, एक वक्त आएगा लोगों के घरों में फाके होना शुरू हो जाएंगे, लोग बद्दुआएं देंगे। अभी भी वक्त है। वक्त क़त्ल कलामी की माज़रत, वो तो वक्त बहुत पहले आ चुका है। ये जो सूरत हाल जिसकी आप मंजर कशी कर रहे हैं, आप तो बड़ा मोहतात अंदाज में ये बात कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इससे ज़्यादा अबतर हो चुकी है। वो पहले तो बात पिछले दौर में आपने देखा लोग खुदकुशियाँ कर रहे थे, बच्चों को बेच रहे थे। अब आप सोचिए कि उससे 10 गुना ज़्यादा अबतर सूरत हाल है, तो अब किस नहज तक हम पहुँच चुके होंगे उसका तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग शायद ये इस जानते ही ना हो कि जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास थी पहले उसको तबाह किया गया, उसको सफ़ा हस्ती से मिटाया गया, फिर जो लोअर क्लास थी उसको और मज़ीद नीचे दबा दिया गया। तो ये सूरत हाल है। आप देखें गुज़िश्ता 70 साल में, 75 साल में जो काम नहीं हुआ ना वो ये लास्ट 1-2 साल में हुआ। बिल्कुल। डॉलर कहाँ था, कहाँ से कहाँ चला गया। यकीन माने हमने सोचा भी नहीं था। पहले तो साल में जाके 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये बढ़ते थे। अब यहाँ 100-150 रुपये बढ़ना कोई मसला ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो मुझे लगता है कि अगर यही हालात रहे तो फिर तो 1000 का भी डॉलर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब उसको मैं समझता हूँ अभी से कोई ना कोई हिकमत अमली तैयार करें कि आप इस मुल्क को सही करें, अभी रोकें, डॉलर को नीचे लेकर आएँ। ये डार साहब का तो काम है कि डॉलर को नीचे लेकर आना, और ये तो मशहूर है। मगर मैं समझता हूँ इस मरतबा ये नाकाम हो गए और अभी भी इनके पास मौका है, अभी भी 10-15 दिन है, कोई ऐसा काम जाते जाते कर जाए कि ये कम से कम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो मसले आए हुए हैं, क्योंकि ये सब बहुत परेशान है, इनसे एक उम्मीद है। अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके ज़रिए उनको फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम टैक्सेस वापस ले लें, आप IMF को कोई और जवाब दे दें। आप जो भी बातें करा के कम से कम यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर को खोलें कि यहाँ पर रोज़गार बंद ना हो। आप चले जाओगे, उसके बाद कोई नई जो हुकूमत आएगी, केयरटेकर गवर्नमेंट, अब उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा उसको संभालना, क्योंकि वो नई होगी, उसके लिए ये सारी चीज़ों को फेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी ये बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि भाई आगे भी अगर दोबारा इनको काम करना है, यहाँ की खिदमत करनी है, मगर ऐसी खिदमत ना करना जैसे अभी कर रहे हैं। जैसे अभी खिदमत की है। वो खिदमत करने अगर आना है तो आ जाए। फिर उसके बाद
आप आ भी जाए दोबारा, हम भी दोबारा आपको वेलकम करेंगे, मगर बस ये उम्मीद रखें कि इस मरतबा लोग आपसे बड़े नाउमीद हुए। तो अभी आपके पास टाइम है, जो भी आपके पास बकिया टाइम है उसके अंदर कुछ इत्तलाहात जो कर सकते हैं करें, चाहे एग्रीकल्चर में हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो गई, जो दूसरी इंडस्ट्री हैं, कोई छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री या हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अंदर जो भी टैक्सेस लगे हुए जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू बंद हो गया, तो आप जाते जाते ये रास्ते खोल जाए, लोगों का रोजगार मिलेगा, आपको दुआएं मिलेंगी, आपको वोट भी मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, शायद दुआएं तो ना मिलें, अब वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन वोट ज़रूर मिल जाएंगे, ये बात तो तय है कि सूरत हाल अगर बेहतर हो जाती है। यकीनन देखें, अब ये मौशी फ़ैसले लेना और चीज़ों को ठीक करना, ख्याल ये कि इनके बस की बात नहीं है। और ये बात अब इसलिए कहने की ज़रूरत पेश आती है कि पहले कभी ये कहा जाता था कि जी ये जानते हैं मामलात को चलाना, तो ये यकीन करें कि ये एक दीवाने के ख्वाब से बढ़ के और कुछ भी नहीं था। अगर ये जलाना जानते तो मामलात अभी आपके सामने जैसे हैं वैसे नहीं होते। और अब ये पाबंद हैं, जो पॉलिसी इनको दी जाती हैं इनको उसको तस्लीम करना होता है मिनवन, और वही पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। अब वो एजेंडा, अब ये इस बात पर आपको पता है कि डेडलॉक इस बात पर है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो जो महंगाई का जो सिलसिला है वह ना रुके, इसकी यकीन दहानी आपको करवानी पड़ेगी कि हमने आपसे जो पैसे लिए हैं उधार की मद में, अब वो सिलसिला तभी पैसे बढ़ाने का जारी रहेगा, क्योंकि वो तो जब एक मुंतखब हुकूमत होती है उसके पास ये मैंडेट होता है। केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट नहीं है, तो उसके लिए कानून साजी की जा रही है, कर दी गई है कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो भी उस सिलसिले को जारी रखे जो पैसे बढ़ाने की है, जो पेट्रोल के ऊपर हर 15 दिन के बाद, मुमकिन है कि अब उसका टाइम और कम कर दें, हर 10 दिन के बाद या 7 दिन के बाद। अब यकीनन नहीं वो वक्त करीब है जो 7 दिन के बाद ही आपको नई प्राइसेस मिलेंगी, हर महीने फिर जो है वो 2-2 3-3 रुपए करके उसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये सूरत हाल है, और ये आपके पॉलिसी मेकर हैं और ये आपके कानून साज़ इदारे हैं। अब सबके ऊपर सवालिया निशान है, तो फिर कैसे मामला ठीक होंगे? और अब बड़ी अजीब बात यह है कि लोग अब ये सवाल पूछते हैं कि अब ये मामला ठीक कौन करेगा। पहले जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बड़े माहिर लोग हैं, आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, उससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। इससे पहले जो आए, काम उनका भी नहीं था, उन्होंने इस नहज तक पहुँचाया। तो इसको खाई से धक्का देने के लिए किसी एक शख्स की मेहनत नहीं है, तमाम लोगों ने इसको, लोगों को यहाँ के लाते लाते एज तक पहुँचाया और उसके बाद धक्का दे दिया है। अब कौन इससे बाहर निकाले, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जिन्होंने निकालना है उनकी तरफ देखेंगे तो शायद कहेंगे कि यार प्रोग्राम में उनको बैठ के सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हकीकत ही यही है। जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हमने पॉलिटिकल पार्टियों को तो देख लिया ना, उन्होंने तो जब भी आए वो कर्जे ले लेके हमें कर्जदार ही किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में कि अब तो वो हुक्मरानी जो है ना, हमारे जो भी हमारे जो लीडरान हैं या जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई हमारा कोई फौजी अफसरान जो है ना, वो इनको चेक करें कि भाई ये पॉलिसी होनी चाहिए, रेट नहीं बढ़ना चाहिए, डॉलर नीचे आना चाहिए, कोई ना कोई कदम उठाए, और वो उठाए जिन्होंने यहाँ रहना है। क्योंकि जो पार्टियाँ, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ अगर आती हैं, वो ये सोचती हैं कि हमने तो अभी 2-3 साल के बाद चले जाना है, तो वो सिर्फ जो काम करती हैं वो सिर्फ 2-3 साल के लिए करती हैं। आप मुझे बताएं, कर्जे में डूबा हुआ मुल्क, उसको कोई तरक्की करेगा? सबसे पहले तो तरक्की तो बात की बात है, कर्जा लेने का मतलब है कि भाई वो कर्जा सबसे पहले उतारो। आप कर्जा लेते हो और सबसे पहले तरक्याती फंड के नाम पे जो है ना अपने पैसे बांट देते हो। जी भाई, कर्जे में डूबा हुआ मुल्क के अंदर क्या तरक्की करोगे? बिल्कुल ठीक है। तरक्की तो ये कि सबसे पहले कर्जा उतारो। जी, तो कर्जा उतारने का सोचना चाहिए सबसे पहले, तरक्की बाद में हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आपने ये बिल्कुल सही मतलब एक कहा। पैगाम है कि तरक्की के नाम पे जो हम लोग पैसे बांट देते हैं, फिर वो सारा बोझ जो है आवाम के ऊपर आ जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप तरक्की के काम बाद में करें, तरक्याती काम जो है ना, जो हो गए। अब ये हमारा फोकस होना चाहिए कि अब सबसे पहले हमने ये कर्जे को जो है ना उतारना है। कर्जा ये बुनियादी चीज़ जो है ना, मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ, लोग नहीं करते कि बुनियादी चीज़ ये कि कर्जा उतरेगा तो हमारे हालात ठीक होंगे, कर्जा नहीं उतरेगा ये मुल्क ऐसे ही चलेगा और तबाही की तरफ जाएगा। तबाही की तरफ जाएगा, यकीनन यही सूरत हाल रहेगी। ये भी बड़ी सख्त बात है, लेकिन जैसे मैंने कहा इब्तिदा में, ये बात कहना अब बेहद ज़रूरी है, और सच हमें सुनना होगा, क्योंकि अब कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही है। अब लोग ये कहते हैं कि जी सुबह के वक्त आप उम्मीद दिलाएं, क्योंकि यकीन करें कि जो सूरत हाल है इससे ज़्यादा नाउमीदी फैल चुकी है और इसकी बात की जा सकती है। और हम ये भी अब नहीं कह सकते कि आपको कोई उम्मीद रखनी चाहिए या कुछ है। कोई जिस तरह हमने मामला चलाए हैं माशाल्लाह, जिस तरह
हुकूमत गई और एक नई हुकूमत आई और फिर जो मईशत का जो बेड़ा गर्क किया गया, ना चाहते हुए लफ्ज़ यूज़ करना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ। एक आम आदमी है, सवाल पूछने पे मजबूर है कि जो जितनी कोशिशें होती रहीं सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए, उसका नतीजा क्या निकलना। अगर इसी तरह लोगों को आपने मारना था, फिर कोई और तरीका ही बेहतर था, या जो इससे पहले बैठे हुए थे वही सही थे मामलात को किस तरफ लेकर जा रहे थे। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद तबसरा नहीं किया जा सकता। यकीनन कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर जो है वो बात करने का इंसान का दिल चाहेगा, लेकिन सूरत हाल का तज्जिया करना ज़रूरी है। आखिरी जुमला, रोशन साहब क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे इतनी नाउमीदी की बात हो चुकी है, क्या आखिरी पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, अभी भी हिम्मत ना हारें, अपने मुल्क को बुरा ना बोलें। देखें, किसी 2-4 लोगों की कारकर्दगी की वजह से हमारा मुल्क ख़राब नहीं है, हमारा मुल्क अभी भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर बड़े मौक़े हैं। सिर्फ हमारे लीडर को सही फैसले करने की ज़रूरत है। एक मरतबा फैसले सही हो जाएंगे, ये मुल्क सही हो जाएगा। अभी भी मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि ये मुल्क सही होगा, मगर उसके लिए डायरेक्शन सही करनी होगी। और इंशाल्लाह मर्द मोमिन यहाँ बहुत हैं, कोई ना कोई मर्द मोमिन सामने आएगा, नज़र आएगा, आपके सामने आएगा, वो खुद बोलेगा कि ये क्या हुआ है, जो कुछ हुआ है इसको सही करो और सही होगा, डंडे के जोर पे होगा इंशाल्लाह। मर्द मोमिन से हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है, ली जाती है ना, वो एक ही थे। चलें, उनका तस्करा नहीं करते। ले बाकी लीडरशिप की आपने बात की, तो मैं देख रहा था वो लीडर, वो क्रिकेट का कप्तान ही बेचारा जो है वो फैसला लेने से इतना घबराता है कि मैं कोई फैसला ले लूँ और टीम हार गई तो मेरी नौकरी ख़तरे में पड़ जाएगी। तो यहाँ लीडर वीडर तो आते हैं खैर नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल जी, चलें, रोशन साहब बहुत खुशी हुई आपसे बात करके बहुत सारे मामलात पर, और ख़ास तौर पर रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से। और ये इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जो है उसको जारी रखेंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।